कि अगर इस कर्म को कंटिन्यू करना है तो आपको समय का ध्यान रखना है। जो समय दिया है उसमें आपको जरूर उपस्थित हो। गर्मी का समय है, दूर दूर से लोग आ पाए तो निश्चित रूप से थोड़ा विलंब हुआ होगा, लेकिन भारतीय जीवन का हम लोग ही अंग है। हमारे यहाँ यानी लेट हो जाना गौरव की बात है, कोई शर्म और उसकी बात नहीं है। लेकिन जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नई बात कर रहे हैं, एक नई संस्कृति पैदा करना चाहते हैं, तो पूरी कायनात बुद्ध धर्म है क्या, जिसे कहते हैं ना, जो प्रकृति के अनुसार आचरण करना, प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना, उनके अनुसार उसका पालन करना, यही मुख्य रूप से बुद्ध का धर्म है। कि भाई दूसरे को दुखी करोगे तो पहले तो आप ही दुखी होगे, क्योंकि बुरे विचार बाहर से नहीं पैदा होते, वो तो आपकी खोपड़ी से पैदा होते हैं ना, आपके खोपड़ी को आंदोलित करते हैं। तो प्रकृति का यही नियम है कि जैसे ही बुरा सोचना शुरू किए, आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव विचारधारा आपके अंदर पैदा हुई, और उसके साथ वेग से, उसके तरंगों से आपका पूरा शरीर, फिर आप हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। अब आदमी जब पूरे विचार उत्पन्न हुआ, गाली गलौज की भाषा पर उतारू हुआ, या हिंसा द्वेष की भाषा पर उतारू हुआ, या हिंसा की भाषा पर उतारू हुआ, तो देखिए ना पूरा शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। तो प्रकृति के तीन नियम है कि प्रकृति जो है ये गतिशील है। पहला भगवान बुद्ध ने भी यही कहा कि सब कुछ यानी अनात्म है, जो इस क्षण था वो अगले क्षण नहीं है, यानी किसी चीज की अपनी आत्मा नहीं है, यानी कोई चीज परमानेंट नहीं है। तो इस सृष्टि का पहले यही नियम है कि भाई हर चीज गतिशील है, और एक कोई अणु और कण भी नहीं है जो कि चलायमान न हो, यानी हर चीज चलायमान है, हर चीज परिवर्तनशील है। तो गति है, लेकिन गति सब करें और अस्त व्यस्त करें तो प्रकृति नहीं चल पाएगी। तो गति के साथ दूसरा चीज है कि गति करने का एक नियम है। यदि पूरे कायनात में देखें, पूरी सृष्टि में देखें, तो आपको एक नियम मिलेगा। जैसे इंडिया में एक नियम बना दिया गया कि भाई बाएं चलिए। अब आप दाहिने सड़क पर के 10 किलोमीटर चला कर देख लीजिए, कहीं न कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या किसी को आप ठोक दोगे, या कोई आपको ठोक देगा। तो ये जो गति है, गति के साथ नियम है, और नियम का एक उद्देश्य है कि हम लोगों के बीच परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो समर्थ संघ है, हमारी आदि संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है। आजकल तो कुछ लोग ऐसी संस्कृति को सनातन संस्कृति बोलने लगे हैं। भाई आप जानते हैं कि सनातन माने ये होता है जो आदिकाल से, चिरंतर काल से, पता नहीं, टाइम इमेमोरियल जिसे कहते हैं, अविस्मरणीय काल से कोई संस्कृत, कोई विचार, कोई धारा चली आ रही, तो वो उस देश की सनातन विचारधारा होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई इस देश के ही सनातन नहीं है, तो उनकी विचारधारा कैसे सनातन हो सकती है। लेकिन सबसे बड़े सनातनी आज वही हो गए हैं, और जो ये श्रवण की विचारधारा इस देश की सनातन धारा, यही धारा सनातन धारा। इसीलिए बुद्ध जी 28वें बुद्ध है, पहले बुद्ध नहीं। और एक बुद्ध कितने समय में पैदा हुए इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कोई 1 करोड़ साल भी पैदा हुए होंगे, 1 लाख साल भी पैदा हुए होंगे, और 5000 साल भी पैदा हुए होंगे। तो इतनी लंबी ये जो बुद्धों की एक धारा है, यही इस देश की सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति का अर्थ हुआ कि यानी भाई जहाँ समता हो, जहाँ करुणा हो, प्रेम मोहब्बत से रहें, हम प्रकृति को समझें, उसके
उसके पीछे के कार्य कारण संबंध को समझें और अपना इस पूरी सृष्टि से एक बेहतर संबंध बनाए। मानव मानव का संबंध बेहतर हो, प्रकृति और मानव का संबंध बेहतर हो। इसलिए देखिए ना कि भारतीय सनातन संस्कृति में बुद्ध जी जब से आए पहले तो गड़बड़ हो गया था। सभी हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे थे, मेरे सामने बैठे हुए हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और उत्तर भारत में हर्षवर्धन तक और बंगाल में और पाल वंश 12वीं शताब्दी के मध्य तक यानी 1160 एडी तक इस देश में अगर 100 साल पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल छोड़ दीजिए तो एक भी ब्राह्मण और क्षत्रिय देश का सम्राट नहीं हुआ। और हम लोग रोना रोते रहते हैं। ये अवश्य है कि इस देश में राजपूत काल से, इस इतिहास को समझना पड़ेगा आपको कि राजपूत काल से ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ हुआ और ब्राह्मणों ने इन्होंने तमाम क्षत्रिय जो राजपूत की उत्पत्ति पढ़े होंगे तमाम इन्होंने विधि विधान करके उन्होंने क्षत्रिय पैदा किए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ से ये वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई। और ये जो देखिए तमाम तरह के पेशे हैं, तमाम तरह के व्यवसाय हैं इस देश में। जो एक व्यवसाय एक संस्था में ढल गया, वो संस्था को जात कह लीजिए, समुदाय कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। अब उस जात समुदाय में राजपूत काल के पहले तमाम विदेशी आते रहे। ये सिर्फ आर्य ही नहीं आए, शक आए, घोड़ आए, कुषाण आए, तमाम लोग आए। और उसमें से अधिकांश लोग बुद्धिस्ट हुए, यवन आए वो भी बुद्धिस्ट हुए, शक आए, कुषाण तो कनिष्क। भारत में कनिष्क ने एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो मल्टी कल्चरल मल्टी नेशनल राज्य था भारत का। यानी आज जिसमें कितनी नेशनलिटीज निहित हैं, आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया का पूरा आपका मथुरा के आगे आपका प्रयागराज तक, कुछ लोग को बताते हैं किसका राज्य मगध तक नहीं बात। तो इतने बड़े बड़े राज्य स्थापित किए बौद्ध धर्म के कारण। और ये जो हमारी सनातन विचारधारा थी, अगर इसको समझे तो हमें प्रेरणा मिलेगी। अन्यथा हम लोग बहुत ही एक नेगेटिव विचारधारा से हम खुद जहरीले बन रहे हैं, अपनी पीढ़ियों को भी जहरीले बना रहे हैं और सामाजिक संबंधों को भी जहरीले बना रहे हैं। अगर आपको इस देश का भाग्य विधाता बनना है, इस देश को अपने ढंग से चलाना है, आप इस देश के बहुसंख्यक हैं, तो आप रोना क्यों रोते हैं? इस प्रश्न का कोई जवाब दे कि रोना क्यों रोते हैं। बाबा साहब का नाम भी लेते हैं आप। इस देश में बाबा साहब ने संविधान दे दिया। भाई संविधान दे दिया, पहली चीज तो आप जैसा मैंने कहा कि बुद्ध के उदय के बाद से हम ही लोग राजे महाराजे रहे हैं। तमाम लोग अपनी उत्पत्ति नाग वंश से मानते हैं। ज़्यादातर लोग नागवंशी ही मानते हैं, दलित पिछड़े नागवंशी थे सब। तो इस देश में नागवंश के बड़े बड़े राजे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े राजा। गुप्त वंश के तमाम राजाओं ने नागवंशी राजाओं से, सम्राटों से वैवाहिक संबंध करके अपने को सुदृढ़ बनाया। और यही बगल में आपका एक सत्ता है। मैं यहाँ पर रेडियम था तो मुझे पता चला था कि छत्र में अच्युतनाग का किला है। अच्युतनाग नागवंश का बहुत प्रतापी राजा था और बहुत बड़ा भूभाग पूरा आपका समझ लीजिए कि कानपुर तक और इधर पूरा बुंदेलखंड, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और काफ़ी दूर तक अच्युतनाग का था। तो गुप्त राजाओं से उसकी लड़ाई हुई और इतना विशाल किला अच्युतनाग का एशिया का सबसे बड़ा पूरा तात्विक स्थल है। ऐसा आप लोगों को देखना चाहिए। ज़्यादातर लोग
दे चुके होंगे। उसमें जो चौखंबा टाइप का होता नहीं, चतुर्भुज टाइप का एक स्तूप भी है। उस स्तूप के ऊपर अशोक का शिला वो था, एक स्तंभ लगा था, और उस स्तंभ को बाद में बिजली से टूट गया। अब टूट गया तो अब वो दूसरे धर्म वाले दूसरे रूप में उसको मानते हैं। हमें यहाँ एटीएम से तो 7 दिन का वहाँ पर कार्यक्रम कराया, बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ था, 7 दिन का कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो हम लोग अपने इतिहास के, अपने संस्कृति को जान लेते हैं, और अगर इस देश का भाग्य विधाता बनना है, इस देश को चलाना है, तो भाई आपके अंदर बुद्धि की करुणा, क्षमता, मैत्री भावना तो आएगी। अब 5 सेब की विचारधारा से तो आप देश को नहीं चला सकते कि 24 घंटे किसी को आप मिल जाते हैं और आप देश को भी चलाना चाहें तो ये चल नहीं सकता। आपको देश चलाना है तो देश चलाने लायक अपना किरदार बनाइए, अपना व्यक्तित्व बनाइए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए, उसी ढंग से परिवार को विकसित करिए, उसी ढंग से समाज को भी विकसित करिए। हम लोग दूसरे का रोना रो रहे हैं, भाई 85% आदमी रो रहा है, मांग कर रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, अरे भाई क्यों हो रहा है, इस पर चिंतन करिए ना, बैठिए उस पर चिंतन करिए, अपनी बात करिए, दूसरे की भी सुनिए। हम लोग आज जो ये संघ की बात हो रही है, बहुत ही सराहनीय काम है, और जो आपने नियम कानून भी बनाया ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन नियम कानून में कहीं न कहीं व्यतिक्रम थोड़ा बहुत आता रहता है। एक मैं सलाह दूंगा कि जो एक बार आपके संघ में आ गया, आपके संघ का है, जब मन होगा आएगा, जब मन होगा जाएगा। आप उसको संघ को मानिए, आप ये मत करिए कि एक बार जो संघ से चला गया, कई आदमी चला गया 2 दिन नहीं आया, नहीं समझ में आया, फिर समझ में आया, फिर आ गया आपके संग। तो आपको जो जैसे हम कहते हैं हम जोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे तो जो शिकड़ कर जा रहे हैं उनको भी जोड़े भाई। और हम तो कह रहे हैं कि तुमने गलती की तो तुम्हें, तो जैसे पुराने जमाने में नहीं था हुक्का पानी बंद, हुक्का पानी बंद वाली कल्चर, थोड़ा विचार करिए इस पर। बाकी मेरा सुझाव है, बाकी जो निर्धारित है वो जो इसमें करेंगे वो होगा। तो संघ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को जैसे एक साथ बैठने की आप लोगों ने कल्चर हुआ, और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि कोई नेता नहीं होगा, माला फूल नहीं होगा, किसी का जिंदाबाद नहीं होगा। यानी ये संघ समूह के अस्तित्व पर, समूह के अस्मिता पर निर्भर करेगा। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत अवकाश पर संघ का कोई इसका अस्तित्व निर्भर नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक, मैं किसी का आलोचना नहीं करूंगा, फिर ये कहा कि जहाँ तक हमारे पूर्व आ गए, अच्छा भी काम किए, अच्छा तो ढेर सारा किए, उसकी तो बातें नहीं कर रहे हैं। बीच में जो हम गड़बड़ा गए उसकी ढेर सारी बातें हो रही हैं। जैसा अभी कह रहे थे कि भाई ये गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू सिर्फ पेशवा के राज्य में थोड़े इलाके में बांधा गया था ना, लेकिन हम लोग जबरदस्ती पूरे देश में लटका दिए झाड़ू, और उसी विमर्श में हम मरे जा रहे हैं। विमर्श ये करें कि हम अच्युत नाथ के मकसद है, विमर्श ये करें कि हम हर्षवर्धन के मकसद है, विमर्श ये करें कि हम हमारे पूर्वज बिंबिसार हैं, हमारे पूर्वज प्रसेनजीत हैं, हमारे पूर्वज महापद्मानंद हैं। इस देश में आज लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं, यानी जिनका एक भी राजा महाराजा, जैसा मैंने कहा क्षत्रिय ब्राह्मण एक भी कोई हुआ नहीं जो देश में सम्राट हुआ हो, और पुष्यमित्र शुंग 72 की हत्या करके सम्राट बने। लेकिन उनकी हिम्मत इतनी नहीं हुई कि वो पटना की राजधानी में मुकम्मल रूप जाते, भाग करके उन्होंने अयोध्या में अपनी नई राजधानी बनाई। अयोध्या में उन्होंने नई राजधानी बनाई। तो हम बुद्धि के धनी रहे हैं, हम संगठन के धनी रहे हैं,
काल के धनी रहे हैं, हम बड़े बड़े साम्राज्य बनाए हैं। जैसा मैंने कहा कि देश का प्रथम सम्राट ही ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं था। इस देश का प्रथम सम्राट कौन था? एक नाई बिरादरी का महापद्म नंद, यानी एक नाई बिरादरी के व्यक्ति ने अखंड भारत की नींव डाली। और आज जो ये अखंड भारत चिल्ला रहे हैं, इनके पुरखों ने, इनके बाप दादाओं ने खंड खंड भारत तो भले बनाया, खंड खंड समाज तो भले बनाया, लेकिन कभी अखंड भारत नहीं बनाया। अखंड भारत बनाया तो इसी बहुसंख्यक समाज के पुरखों ने। तो उन पुरखों को हम याद करें, उनके बाहुबल को याद करें, उनकी मेधा को याद करें, उनकी प्रतिभा को याद करें, उनके संगठन की शक्ति को याद करें। लेकिन मित्रों, अब ये राजतंत्र तो है नहीं, अब राजा का युग चला गया। जब राजा का युग चला गया तो भगवान बुद्ध ने तो पहले ही आपको संघ में रहने की दीक्षा दी थी। लेकिन हम लोग क्या किए, स्वतंत्रता के बाद हम लोग पर्सनालिटी बेस्ड लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिए। व्यक्ति की पूजा, फलाने जिंदाबाद, फलाने जिंदाबाद, फलाने आएंगे, नया सोया लाएंगे, और फलाने आते आते सारे समाज को फलाने पता नहीं आज कहाँ हम लोग खड़े हैं, आप समीक्षा कर लीजिए। ये सब फलाने फलाने की नीतियों का ये परिणाम है। तो ये संघ की अवधारणा लोकतांत्रिक अवधारणा है। और लोकतंत्र समूह में जीने का, रहने का, खाने का, उठने का, बैठने का, हंसने का, गाने का, रोने का, पराक्रम करने का संघ का नाम है। और जिस दिन हम समूह में पराक्रम करने का सबूर सीख लेंगे, संस्कार सीख लेंगे, उस दिन हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आज हम लोगों के बीच विचारधारा आर्यसत बड़ी चर्चा करते हैं, और चर्चा होनी भी चाहिए, उनसे सीखना भी चाहिए। बुद्ध जी की बात उन्होंने ले ली और आज कहाँ आगे बढ़ गए। संघ ने एक काम किया, आरएसएस ने एक काम किया जिसको आपको सीखनी पड़ेगी। आरएसएस ने व्यक्तित्व आधारित संगठन का समाप्ति कर दी सवर्णों में। आज सवर्णों में आप जाकर देखिए, जैसे ही हमारे फील्ड में अगर सवेरे सवेरे शाखा लगे तो उसमें हर जात बिरादरी का व्यक्ति, हर तरह का आदमी उसी जमीन पर बैठ रहा है। और जमीन पर बैठ करके कभी वो उनके पीछे दौड़ा रहे हैं, कभी उनके पीछे दौड़ा रहे हैं। उनके यहाँ दो गोल बन गई, गोल ए बी और गोल बी। गोल ए जीत गई तो उन्होंने कहा भाई इनको दंड मिलेगा, गोल बी को उन्होंने कहा क्या दंड मिलेगा, 5 बार एक कार पकड़कर उठे बैठे। वो जीत गए तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे 5 बार कार पकड़ उठाएंगे, हाँ फिर अब इनको और सही करते हैं, पहले तो मुर्गा करो, 5 बार कुकुर कूदी करो। तो आपका अहंकार भरा ना, बिना अहंकार भरे, बिना समानता का भाव भरे हम कोई बड़ा काम इस लोकतांत्रिक देश में नहीं कर पाएंगे। और ये बेहतर शुरुआत है, ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। इसको थोड़ा सा और मूर्त रूप दीजिए, साप्ताहिक बैठक, मासिक बैठक और 6 मंथली या सालाना बड़ी बड़ी बैठकों के बजाय ये भी चलती रहे। हम लोग ध्यान दें कि कुछ नहीं तो कुछ आदर्शन जैसा हम लोग भी बताएं, सवेरे 1 घंटे खेल भी लिया करें भाई योगासन भी हो जाए, हंसी मजाक भी हो जाए। हम लोग को हंसना मुस्कुराना भी नहीं सीखते, हम लोग आपस में मजाक ह्यूमर करना भी नहीं जानते, बहुत सीरियस लोग रहते हैं। और ऐसा मतलब हम लोगों ने एक एजेंडा पकड़ दिया है, रात दिन मनवादी ये कर रहे हैं, ब्राह्मण ये कर रहे हैं, रामायण में लिखा है, महाभारत। अरे आपके ग्रंथ में क्या लिखा है, आपके महापुरुषों ने क्या गाथा गाई है, इसको बताओ ना। हम दूसरे के गाथा के बारे में ज्यादा, और हम लोगों का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस देश को अगर हमने धर्म दिया, दर्शन दिया, तो उसके लिए बुद्ध पैदा किया। इस देश को अगर अखंड भारत दिया तो महापद्म नंद, चंद्रगुप्त और अशोक भी पैदा किए। इस देश में आज यही
कई आरएसएस वाले सनातन की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। और उनका शब्द है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी वह राष्ट्र जिसकी संस्कृति हो और उस संस्कृति पर आधारित एक राष्ट्रीय भावना विकसित हो। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि देश की संस्कृति है क्या? क्या संस्कृति है देश की? देश की संस्कृति तो सनातन संस्कृति देश की संस्कृति है ना जी। या देश की संस्कृति ये कह दीजिए कि जो अशोक ने समझाया कि देश में सारे धर्म वाले, सारे संप्रदाय वाले, सारे विचार वाले, सारे सोच वाले मिलजुल करके रहें, यही भारतीय संस्कृति है। और इस ऐसी संस्कृति पर आधारित राष्ट्र बनाने की बुनियाद इस देश की किसने रखी? ये बुनियाद सम्राट अशोक ने रखी। यानी एक विचार, एक सोच, एक दर्शन, एक सामाजिक ताना बाना बेहतर इस देश में बने और उस ताने बाने पर ये पूरा राष्ट्र खड़ा हो, इसको पहली बार इस देश में किसने शुरुआत की? सम्राट अशोक ने शुरुआत की। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक भी हम ही लोग हैं। तो हम ही अखंड भारत की शुरुआत की है, हम ही सनातन धर्म को दिए, हम ही सबका को धर्म को दिए, हम ही भाई पूरे कायनात का ध्यान रखिए। ऐसा कौन सा धर्म होगा, ऐसा धर्म कौन होगा? बुद्ध जी ने ये कहा कि अकेले किसी का कल्याण नहीं हो सकता। पशु पक्षी, जीवन, पानी, हवा, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। भाई अगर हम बुरा बात करें तो क्या होता है? हम कटिया कहा देखिए गंदे नाले में कि किसकी बुरा बात है? हमारी बुरा बात है। हमने क्या किया? एक अच्छे खासे बच्चे गंगा को, यमुना को, सबको हमने बदल दिया। और मैं संगवानों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे गंगा यमुना की बात मेरे दिमाग पर आ गई कि हम धीरे धीरे इस देश को छोड़ते जा रहे हैं। गंगा भी इनका, हिमालय भी इनका, यमुना भी इनकी, सुमाल भी इनका, मंगल भी इनका, चांद भी इनका, सूरज भी इनका। पता नहीं आपका क्या है इस देश में? ये हमारा भी कुछ है कि नहीं इस देश में? जब आप इस देश के भाग्य विधाता हैं, सम्राट हैं, तो सब कुछ आपका है ना। अब यहाँ ये भी है कि गंगा नहाने गए करे तो ब्राह्मणवादी गंगवादी विचार है। गंगा नहाने में कौन सा मतलब कुछ है ये बताइए ना। मीडियम थे वहाँ बताए हुए, आप लोग जानते होंगे अगल बगल में कटोरा का एक महीने का मेला लगता है। तो हमने कहा कि भाई क्या होता है कटोरे मेले में? कैसा? एक महीने साधु संत भी आते हैं, उसमें मतलब दुकानें भी लगती है और धुआं भी लोग खेलते हैं, मनोरंजन भी होता है। हमने कहा यार ये तो बड़ा बढ़िया है। हमने कहा हम लोग कहाँ हैं यहाँ? कैसा? हम लोग कहीं नहीं है। तो हमने जिला पंचायत के अध्यक्ष से बात की। हमने कहा मैडम, चेतना यादव भी उस समय जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। हमने कहा मैडम एक बढ़िया सा टेंट लगवाइए, हमारा बुद्ध विहार बनेगा। हम लोगों ने एक बड़ा सा बुद्ध विहार बनवाया। बगल में मतलब अपना भगवान बुद्ध की मूर्ति, पूरा बुद्ध विहार, और बगल में बढ़िया टेंट, और जो भी आए उसी में रहे। और सवेरे भगवान बुद्ध की एक मूर्ति ठेले पर रख करके बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम करते हुए सब गंगा जी जाते थे और नहा करके फिर संघम शरणम करते हुए चले जाते थे। वो हमने शुरुआत की, पता नहीं वो चल पाया कि नहीं चल पाया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि संघ को हम लोगों ने अपने परिवार में पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सकारात्मकता। आप भगवान बुद्ध के अनुयायी कैसे पता चलेगा? मान लो आपका पड़ोसी पंडित है, अगर दुखी है तो क्या वो पावन विश्राम का भाषण आपको याद आएगा कि बुद्ध का भाषण याद आएगा? और क्या याद आना चाहिए आपको? बुद्ध का भाषण याद आना चाहिए ना। तो अगर इस देश को चलाना है तो सही अर्थों में हम लोगों को बुद्ध की जो करुणा है, मैत्री है। फिर लोग कहते हैं कि भाई अगर करुणा मैत्री करेंगे तो हम शासक कैसे बनेंगे, हम इस देश को कैसे चलाएंगे? तो भाई आप संघ में आगे आप इस पूरे देश में अभी एक बात आपने और लिख रखी है कि भाई संघ राजनीति नहीं करेगा।
लेकिन देखिए, संघ तो राजनीति नहीं करेगा, लेकिन संघ को राजनीति को दिशा देनी चाहिए। बिल्कुल सर। अगर आप संघ राजनीति को दिशा नहीं देगा कि दिशा में हमारी राजनीति चलनी चाहिए, तब फिर तो ऐसे रोने लगेंगे। अभी छोटी किताब आपने पढ़ रहा था, इसमें सब आपने दर्द बयानी किया है। भाई ये दर्द का समाधान कहाँ से होगा, ये बताइए ना। आपकी शिक्षा गड़बड़ है, आपके बीच गरीबी है, हमारा ये प्रतिशत है, वो प्रतिशत है, सारी चीजें हैं, लेकिन इसका समाधान कहाँ होगा? समाधान तो सत्ता के ही माध्यम से होगा ना। तो राजनीति, संघ किस दिशा में राजनीति होनी चाहिए, इसका भी आप लोग कोई एजेंडा जरूर तय करिए। हम आप ये कहेंगे जैसे आरएसएस था, उसने बहुत दिन तक राजनीति नहीं की, ये भी कहना गलत है, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा कांग्रेस पार्टी बखूबी पूरा कर रही थी, इसलिए उसको राजनीति करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब देखा कि देश में बहुसंख्यक समाज के राजनीतिक दल उभर रहे हैं, तो उन्होंने दबा दिया कि नहीं राजनीति को। उन्होंने कहा ये कांग्रेस बहुत भ्रष्ट है, हम बड़े राष्ट्रवादी हैं, मेरे साथ आ जाइए। आवाज पूरे देश की राजनीति कौन चला रहा है? वही चला रहा है, संघ चला रहा है, वही पहले भी चलाते थे। इसीलिए कभी भी कांग्रेसियों ने बताया तो कि संघ सामुदायिक है, सामुदायिकता फैला रहा है, दंगे फैलाता है। अरे भाई, जब आपको पता है तो आपने उस पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया? आज तक प्रतिबंध नहीं लगा, क्योंकि संघ का एजेंडा कांग्रेस बखूबी से पूरा कर रहा था। आज आप कॉलेजियम सिस्टम देख लीजिए, आज आप यूनिवर्सिटी की भर्तियां देख लीजिए, तमाम चीजें देख लीजिए, ये सब कांग्रेसियों की ही देन है ना, आप कहीं नहीं है। भाई अगर ये चाहते तो कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो सकता था, लेकिन ये नहीं चाहते, तो संघ को एक राजनीतिक दिशा भी तय करनी पड़ेगी। और देखिए, ये देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब ने लोकतांत्रिक संविधान दिया, और अगर इस देश में बाबा साहब भी एक पार्टी बनाते, आजीवन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते, फिर उनके नाती होते, तो उनकी भी पार्टी प्रशासन में चली गई होती। समझ गए? इस देश में चाहे सम्राट अशोक उतर आए, चाहे चंद्रगुप्त उतर आए, चाहे महाप्रबंधन उतर आए, चाहे शिवाजी उतर आए, चाहे अच्युतनाथ उतर आए, कोई उतर आए, लोकतंत्र है। अब एक व्यक्ति से, एक परिवार से, एक जाति से इस देश में पार्टी नहीं कर सकती। तो अगर संघ को इस देश में लोगों को जागरूक करके एकजुट करना है, तो देखिए भाई, एकजुट तो किए, अब वही है ना 100 सुनार के, न 1 हाथ के। आप एकजुट कर रहे हैं, और जब 24 में चुनाव होगा तो यादव जी दूसरी जगह, जाटव जी दूसरी जगह, मौर्य जी दूसरी जगह, कश्यप जी तीसरी जगह, तो भैया कहाँ से सामाजिक एकता बनेगी? तो हम समाज की बात टूट करेंगे, और ये राजनीतिक लोहार हमारी एकता को नष्ट कर देंगे। और देखिए, समाज हमारा सामाजिक रूप से एक है, हमको राजनीतिक रूप से एक होने की जरूरत है। तो ये संघ लोगों को जोड़े, उनको इतिहास से इस पर गोष्ठियाँ होनी चाहिए बड़ी बड़ी। ये हमें कौन सा इतिहास पढ़ाया जाना है? हमारे गौरवशाली इतिहास के क्या पृष्ठभूमि रहे हैं, हमें किस दिशा में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना, हमारा भी तो सिलेबस होना चाहिए, हमारा भी तो पाठ्यक्रम होना चाहिए। हम लोगों के बीच से गीत बने, तमाम बने, और उनसे प्रेरणा स्रोत, हमारे मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए। मानवीय मूल्यों को न बढ़ा करके जो हम कह रहे हैं कि नेगेटिविटी हम लोगों के अंदर जो विकसित होती है, वो दूर होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, आप लोगों के बीच आया, और ये आप ही का घर है, आप ही का स्कूल है, जब चाहे जब इसका प्रयोग करें। थोड़ा सा ये है कि भाई हमारे स्कूल की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि मध्यम वर्ग के बच्चे सब यहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, और इतनी पूंजी भी हम लोगों के पास नहीं है। कोशिश करेंगे कि आगे हो सकता है आपको बढ़िया ऐसी हाल दे दूँ, कार्यक्रम करें, और जब भी
हम लोग, भाई आप सोचिए कि 84,000 स्तूप उस समय कितनी रेवेन्यू रही होगी थी अशोक वर्मा की, कितनी बड़ी रेवेन्यू रही होगी। हाँ, आज तो हम 2-4 स्मारक देख करके गड़गड़ायमान हैं। वो 84,000 और एक से चीजें तमाम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तमाम बौद्ध विहार बने, तमाम पर लोग कब्जा किए हुए हैं। तो कब्जा किए हुए हैं तो रात में बैठक करने से कि हमारा ये कब्जा कर दिए, वो कब्जा कर दिए, ये धार्मिक स्थल हमारा बौद्ध विहार का, वो धार्मिक स्थल, इससे तो आपको वापस मिलना नहीं है। अरे भैया आप सत्ता में आइए, जैसे उन्होंने राम मंदिर जबरदस्ती बना दिया, आपकी जबरदस्ती सब कब्जा वापस ले, कौन बना करता? लेकिन समस्या ये है ना कि आप क्या करते हैं, पहले आप एक सामाजिक ताकत पैदा कर रहे हैं और इस सामाजिक ताकत को आप लोग एक अच्छी राजनीतिक दिशा देने में इस ताकत का उपयोग करिए। और जो ये कहता है कि हम राजनीति नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ा नेता होता है। जो ये कहता है कि हम राजनीति में नहीं रुचि देते हैं, वो बहुत बड़ा नेता होता है। एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट की मजबूरी है कि वो राजनीति में नहीं रुचि देता। एक ऐसे भी लोग होते हैं सवेरे सपा में, दोपहर को बसपा में, रात को भाजपा में और 10 बजे रात राहुल गांधी के साथ, वो राजनीति नहीं करते हैं, सबसे बड़े नेता। तो भाई अगर हम लोगों को ऐसे ही बात करनी है तब तो संघ का कोई माने नहीं, क्योंकि बिना सत्ता के तो आपका परिवर्तन होगा नहीं। अल्टीमेटली तो आपको कोई राजनीतिक दिशा तय करनी पड़ेगी। आप संघ भी चलाते रहो, आरएसएस की बात, आप बीजेपी की बात, कोई पार्टी भी खड़ा करो, लेकिन अब वही है ना, संघ में भी लोकतंत्र है, पार्टी में भी लोकतंत्र है। तब आप जल्दी इस देश में परिवर्तन कर लेंगे। आइए भाई, बाबा साहब के नाम पर तमाम विश्वविद्यालय बने, मेडिकल कॉलेज बने, विज्ञान के नाम पर बने, अशोक के नाम पर बने, चंद्रगुप्त घाटगे के नाम पर बने, शिवाजी के नाम पर बने, तमाम महापुरुष हैं, तमाम महापुरुषों के नाम पर ये देश चलाया जाए, उनकी विचारधारा पर आगे बढ़े। और जैसा मैंने कहा, हम लोग महान हैं, महान बनने की कोशिश करिए, चिरकुट बनने की